प्यारे बच्चों और दोस्तों, अगर आप एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम या रेलवे से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या और भी किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, रिपीटेड क्वेश्चन और धमाकेदार क्वेश्चन है, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछता है और कहीं से नहीं पूछता। सभी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप को आप लोगों को कहीं नहीं दिखेगा, हालांकि ये रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कारण नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियों का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि इस तरीके का जो है उसे कॉलम कहते हैं, यानी स्तंभ कहा जाता है, और यही हिस्सा अगर ये क्षैतिज हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, रो कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पंक्तियों को हम कैसे काउंट करें, कोई रेखा ऐसे, कोई रेखा ऐसे, कोई रेखा ऐसे, कोई रेखा ऐसे, तब क्या करें, ये तो मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, उसका तरीका हम लोग सीखेंगे। इसमें आपको करना है कि सिर्फ आप लाइन की संख्या गिन लीजिए, आपकी पंक्तियों की संख्या, जो पंक्तियां उपयोग में लाई गई हैं उनकी संख्या में निकल जाएगी। किसकी संख्या गिननी है, काउंट करनी है, लाइनों की संख्या, वो आपकी क्षैतिज हो, ऊर्ध्वाधर हो, या फिर जो है आपका तिर्यक रेखा हो, कोई भी लाइन, कोई भी रेखा हो किसी रूप में, उसको हम काउंट कर लेंगे। और रेखा को काउंट करने का तरीका जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस रेखा को काउंट करें, फॉर एग्जांपल मैं इस रेखा को देख रहा हूं, इस रेखा को काउंट कर रहे हैं तो इसको आप 2 काउंट करें। जैसे मान लीजिए कि यहां से रेखा कट गई है, इसको 1 काउंट करें, इसको ये 2 काउंट करें। ऐसा नहीं, इसको 2 मत काउंट कीजिएगा। अगर रेखा कटती हुई देखे तो उसको हमें 2 काउंट नहीं करना है, हमें ये देखना है कि ये जो आकृति बन रही है वो क्या इस पूरी रेखा से बन रही है कि नहीं। जिस रेखा से उस आकृति का निर्माण होगा उसको काउंट करना है। ऐसा नहीं कि कट गई तो उस रेखा को हम अलग काउंट करें। एक सीधी रेखा जहां तक समाप्त होगी उसको हम एक ही काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपकी लंबी सी ये रेखा है, हम इसको एक ही काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि जगह जगह कटी हुई है तो ऐसा नहीं है कि इसको हम अलग काउंट करें। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमें काउंट करना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, इसको निपटा लेते हैं। करना क्या है, सबसे पहले एक एक लाइन लिखते ताकि कंफ्यूजन न हो। पहले हम सीधी यानी कि लंबवत रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को काउंट कर लेते हैं। जैसे ये आपकी 1 हो गई, ये आपकी 2 हो गई, ये आपकी 3 हो गई, ठीक है। इस तरीके से काउंट कीजिए। 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, 7 ये 8 हो गई, एक 9 हो गई, 9 एक 10 हो गई, एक 11 हो गई, एक 12 हो गई, एक 13। 13 रेखा को आपने काउंट किया जो कि लंबवत है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम तिर्यक रेखा को काउंट कर लेते हैं। तिर्यक रेखा देखिए यहाँ पर 1 हो गई, 1, ये आपकी हो गई 2, ठीक है। इस तरीके से हम काउंट करते जाएंगे। 2 के बाद ये 3, और उसके बाद ये एक 4, एक 5, एक 6 के बाद उसके बाद ये आपकी 7 हो गई, एक 8 हो गई, ये आपकी 9 हो गई, एक 10 हो गई, 11 हो गई, और एक 12। तिर्यक रेखा की संख्या 12। अब हम क्षैतिज रेखा की संख्या काउंट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये आपकी 1 हो गई, एक 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, और ये आपकी कितनी हो गई, 6 हो गई। 6 कितनी है, क्षैतिज है तो 6। सबको काउंट कर लीजिए। 3 2 5, 5 11 का 1, और ये आपका हो गया 3, 31। इसमें दोस्तों पंक्तियों का, कितने पंक्तियों का उपयोग किया गया, 31 पंक्तियों का योग। बस हमें क्या करना था, रेखाओं को काउंट करना था। चलिए एक बेस्ट सा क्वेश्चन, इसी पे आधारित क्वेश्चन, इसको मैं नहीं करूंगा, इसको आप काउंट करके कमेंट करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिएगा। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पूरी एक रेखा, ऐसा मत कीजिए जो मैंने बताया तरीका, जैसे मान लीजिए कि इस रेखा को पूरा यहाँ तक एक काउंट करेंगे। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि चलो यहाँ रेखा कट गई, इसको 1, फिर इसको 2, फिर इसको 3, फिर इसको 4, इसको 5, 6, ऐसे काउंट करेंगे तो पता नहीं कितनी रेखा निकली। नहीं, पूरी एक सीधी रेखा जहां से स्टार्ट हुई जहां तक उसकी 1 काउंट करेंगे। जैसे ये रेखा यहां तक जा रही है 2 काउंट करेंगे, ये रेखा यहीं तक ही है तो इसको 1 काउंट करेंगे, यहां तक है तो 1 ही काउंट करेंगे, यहां तक तो इस तरीके से आपको काउंट करना है। और ये रेखा मान लीजिए कि यहां से यहां तक जा रही है तो इसको 1 काउंट करेंगे। तो इस तरीके से काउंट करके आपको कमेंट करना है दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, बस आकृति बदल दिया है। तो कमेंट कीजिए ताकि मुझको समझ में आए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्याओं के संयोजन का इस प्रकार से चयन करें कि तदनुसार लगाए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बने। अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। यहाँ पर अक्षरों के इस अल्फाबेट को क्या किया, अक्षरों को बदल दिया, अल्फाबेट को चेंज कर दिया, यानी ये जो शब्द दिया हुआ है इसको इधर उधर कर दिया है। अब आपको बनाना है इसको सही क्रम में करके ये कौन सा जो है अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। तो इसका बेस्ट जो तरीका, देखिए बहुत बच्चों को इंग्लिश की मीनिंग बहुत ज़्यादा याद नहीं होती, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीका है, आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे तो मान लीजिए कि जिनको है बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है इंग्लिश लैंग्वेज की तो वो तो फटाफट कर लेंगे कि इसका मतलब ये होता है। अभी मैं भी बता दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं वो तरीका बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो भी बच्चे फंस जाते हैं जो तेज़ तर्रार होते हैं, इंग्लिश में अच्छे होते हैं, वो भी फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता, कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। तो बेस्ट तरीका मैं बता देता हूँ क्या है। आप इस नंबर को, जैसे ये है ना NPOACLMI है, ठीक है, इसमें नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
नंबरिंग करने के बाद पहले ये ऑप्शन ए में देखिए 5 3 2 जैसे दिया हुआ वैसे वैसे नंबर वाला उठा लीजिए। जैसे 5वें नंबर पर सी है, 5वें नंबर पर देखिए सी है, तो हम क्या करेंगे पहले नंबर पर उसको सी को रख देंगे, ठीक है, सी को हम रख दिया। फिर तीसरे नंबर पर क्या है ओ है तो ओ को रख देंगे। फिर दूसरे नंबर पर क्या है पी है, पी रख देंगे। उसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। 7वें पे एम है, एम रख देंगे। और उसके बाद दोस्तों क्या है 7वें नंबर के बाद छठा नंबर है, छठे पे एल है रख दीजिए। उसके बाद चौथे पे क्या है ए रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों 8वें पे क्या है आई रख दीजिए। और उसके बाद क्या बचा हुआ है पहला नंबर एन रख दीजिए। तो ये देखिए कॉपमलेन लिखा हुआ है, कॉपमलेन कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, इसका मतलब पहला खत्म, फेल हो गया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा 5वें नंबर वाला, ये 5वें सी है, ये ओ है। उसके बाद 7वें पे आपका एम आ जाएगा। उसके बाद आपका दूसरे पे पी आ जाएगा। उसके बाद आपका एल आ जाएगा छठे पे। उसके बाद आपका दोस्तों चौथे पे ए। 8वें पे क्या आ जाएगा, 8वें पे दोस्तों आपका क्या आ रहा है देखिए, तो 8वें पे आपका दोस्तों 8वें पे आपका आई आ रहा है, ठीक है, आई हमने लिखा है। और उसके बाद आपका पहले नंबर पर क्या आ रहा है उसको लिख लीजिए, एन आ रहा है। यानी कि ये आपका बन गया कंप्लेन शिकायत दर्ज करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मैंने क्या कहा, जिसको ज़्यादा नॉलेज है इंग्लिश की तो वो बता देगा कि ये कॉम्प्लेन ये बनेगा, दिमाग में थोड़ा इधर उधर हेर फेर कर लेगा, उसको पता चल जाएगा, वो सेकंडों में आंसर बता देगा। लेकिन जिनको दिक्कत थी दोस्तों उनके लिए मैं बेस्ट तरीका बताया हूँ। इस ट्रिक से अगर सॉल्व करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समझ में आ गया? चलिए अगले को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 190 बराबर 101, 191 122, 192 104, 145 193 170 194 बराबर क्या होगा? देखिए किसी भी कोड भाषा में वो लिखा है 190 को 101 लिखा है, 191 को 22, 192 को 45, इस तरीके से क्रम में बढ़ रहा है। तो वही पूछ रहा है 194 को हम क्या लिखेंगे। तो इसका तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे इसको ट्रिकली सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 190 को क्या लिख दिया है 101 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद 191 जा रहे हैं, लेकिन एक क्रम ये वाला जो 190 191 192 193 और 194 ये तो हमें देखना ही नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं, वो तो सीरियल क्रम में बन रहा है और 194 बराबर पूछ रहा है। तो ये तो हम ऐसे ही लिख देंगे 192 और आपका क्या है 193 और 194, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, इसको अनयूजियों करते हुए लिख देंगे। मामला सेट हो रहा है यहाँ पे, जैसे 101 लिखा फिर 122 लिखा, 122 के बाद क्या लिखा 145 लिखा, उसके बाद 170। अब इसमें हम देखिए 101 से 122 बनने में +21 हुआ, +21 हुआ, क्या हुआ थोड़ा सा कलर चेंज, इसमें +21 हुआ। 122 से 45 में +23 हुआ। उसके बाद 145 से 170 में +25 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 21 प्लस हुआ, 23 प्लस हुआ, 25 प्लस हुआ, यानी दो के अंतर का प्लस हो रहा है। देखिए 21 + 2 23 + 2 25, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा 2 27, 27 170 में हम प्लस करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ लीजिए 7 9 1 197 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एकदम दोस्तों धुआं कर देना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि जीरो, क्या कह रहा है यदि जीरो का अर्थ घटाना व मान को दोगुना करना है। क्या कह रहा है जीरो का अर्थ घटाना और मान का दोगुना करना है। उसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी के बीच में हम जीरो डाल देते हैं, यानी किसी भी दो संख्या या अक्षर के बीच में हमने जीरो डाल दिया, तो इस जीरो का अर्थ ये हो गया कि इन दोनों संख्याओं को घटा करके उसका दूना कर देना है। और कह रहा है ये फाई टाइप है, इसका इस सिंबल का अर्थ कह रहा है गुणा करना व आधा करना, यानी कि अगर हमने फाई को बीच में डाल दिया ए और बी के इस सिंबल को, तो क्या इसका मतलब हो गया कि इन दोनों ए और बी का तो हमें गुणा कर देना है, साथ साथ उसका आधा कर देना है। एक में घटा करके दूना कर देना है, एक में क्या करना है गुणा करके आधा कर देना है। तो कह रहे इसका मान बताइए। देखिए गणितीय संक्रिया का बहुत क्वेश्चन करते हैं, तो मैं सोचा कुछ अलग टाइप लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन ज़बरदस्त, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मान पूछ रहा है ना, तो हम कोष्टक के अंदर जो पहला है ये हिस्सा, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या है 8 5 6, ठीक है। तो अब इसका अर्थ, इसका क्या अर्थ बता रहा था, इसका अर्थ ये बता रहा, मान लीजिए ए है, ए की जगह 8 है, बी की जगह 6 है, यानी कि इसका अर्थ ये कह रहा था कि 1/2 ए बी, यानी कि ए और बी का अर्थ क्या है 1/2 गुणे ए की जगह गुणा, यहाँ पे कुछ नहीं है ए बी की जगह, तो यहाँ पर हम गुणा मान सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं इसका मतलब गुणा है उन दोनों के, उन सभी के बीच में। तो ए 1/2 गुणे 8 गुणे 6 हो जाएगा, ए और बी का मान रख देंगे, तो 8 6 48, 48 का आधा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी इसका मान निकल गया 24। ठीक वैसे ही ट्रिक लिए तो मैंने बताया। देखिए ये सारे क्वेश्चन सेट रहते हैं, सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं, बस तरीका आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों इतना आपने सीख लिया कि ऐसे निकलेगा, तो अब इस वाले कोष्टक वाले इस हिस्से को भी हम निकालेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 6 को 24 और उसका आधा कर देंगे, 12 आ जाएगा। यानी 12 आने के बाद बना क्या, हमारा मैटर बन क्या रहा है, यानी कि 24 एक का आया, इसका मान 24 आया और इसका मान आ गया 12, ठीक है 12 आ गया। अब इन दोनों के बीच में जीरो है,
इन दोनों के बीच में जीरो। कौन सा वाला जीरो है? ये वो वाला जीरो नहीं है जो आपका अक्षर जो है अंकों वाला, ये जीरो है इस लॉजिक वाला जो ये पहले लाइन में ये बता रहा है। देखिए इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये A0B का अर्थ कह रहा है कि दोनों को घटा करके दूना कर देना, वो वाला ये जीरो, उस पर ध्यान दीजिएगा, ये वो वाला जीरो है, ठीक है, जो कोड वाला जीरो होता है। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं 24A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं 12 को। अब यहाँ पर यूज करें इस सूत्र का यूज करेंगे तो इसका मतलब हो गया 2A माइनस बी, 2A माइनस A का मान 24 है अब B का मान 12 है, घटा दीजिए तो 24 में से 12 घटेगा 12, 12 का दूना करेंगे 24, आ गया आपका आंसर, 24 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आए कि नहीं? मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन को करके। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न में एक घन शामिल है। ये घन जो दिख रहा है कह रहा है कि इसके 3 पक्ष दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक तो एरो वाला, ये वर्ग और त्रिभुज से मिला हुआ, और एक सम वाला। कह रहा है घन के प्रत्येक पक्ष में एक अलग डिजाइन है, वो तो दिख ही रही है। 4 घन उत्तर घन के रूप में प्रदान किए गए हैं, देखिए 4 तो घन दिए हुए हैं, ये भी बात ठीक है। वो घन खोजे जो मूल घन के हेर फेर या रोटेशन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर घन में कम से कम 2 पक्ष मूल घन के समान होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, डाइस का बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं कि इसके विपरीत क्या होगा, उसके विपरीत क्या होगा, तो मैं सोचता रहता हूँ थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ताकि वो आसान क्वेश्चन तो फंस जाएगा तो आप कर लेंगे। बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई, जा करके वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, और पीडीएफ चाहिए तो उसके भी लिंक मैं डाल दूंगा, जा करके पीडीएफ भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यूनिक क्वेश्चन कराने का ये फायदा होता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको फंस जाते हैं, यानी कि लाख बच्चों में से अगर 10,000 बच्चे आप मेरी वीडियो देखते हैं तो 10,000 बच्चे आपकी रैंक जो है उनसे बेटर हो जाएगी, क्योंकि आसान क्वेश्चन सभी करते हैं। जो क्वेश्चन ना आए वो जो बच्चा क्वेश्चन करेगा वो उसकी रैंक अच्छी आएगी, और वही आप क्या करेगा, एग्जाम बीट करेगा, ये भी आपको पता है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको कह रहा है कि इसको रोटेट करके घुमाना है, और घुमा करके हमें ये देखना है कि कौन सा ये चारों में बेस्ट फिगर बनेगा, और साथ साथ इन दोनों में से 2 आकृति तो होनी चाहिए, या तो ये दोनों होनी चाहिए किसी भी ऑप्शन में से, चारों में से, या तो फिर एरो सम होना चाहिए, या ये वाली, दोनों में से तीनों में से 2 ठो कोई हर हाल में होनी चाहिए। तो ऑप्शन में पहले एक नज़र डालेंगे तो सब में ये फ्रंट पे सम दिख रहा है, ये सम दिख रहा है, सम वाला जो डायग्राम जो है आपका चिन्ह है वो सब में दिख रहा है सामने। यानी कहने का मतलब इसको हम क्या करेंगे, ये नीचे से ऊपर, यानी कि इस तरीके से या तो दर्पण लगा होगा या जल प्रतिबिंब बना होगा, दोनों में से एक चीज़ हुई होगी। चलिए मान लेते हैं कि ये क्या है, जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन क्षैतिज में। दर्पण प्रतिबिंब होता है लंबवत ऐसे रखा होता है, ठीक है, ये वाला नहीं दर्पण प्रतिबिंब, क्षैतिज में रखा हुआ है, या जल प्रतिबिंब समझिए, वही बेस्ट रहेगा। मान लीजिए कि जल प्रतिबिंब बना तभी ये नीचे आया, जब जल प्रतिबिंब बनेगा तो ये क्या होगा, ये सिंबल नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आपका ई ऐसे बन जाएगा, ये सम टाइप है, ई नहीं है बल्कि ये आपका क्या है, सम होता है, सम इस चिन्ह को कहते हैं, ऐसे बन गया। मान लीजिए कि फ्रंट वाले पर ऐसे आ गया, जो एरो है वो भी क्या होगी, ऐसे क्या करेगी, रोटेट करेगी 90 डिग्री। 90 डिग्री जब ये रोटेट करेगी एरो, तो ये एरो का मुख ऐसे हो जाएगा, खड़ा था ऐसे तो 90 डिग्री क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, इतना काम हो गया। अब ये जो सामने जो था वो तो नीचे चला जाएगा, वो तो दिखेगा ही नहीं। तो इस टाइप का फिगर जो 2 को सिर्फ मिला लीजिए, ये एरो और ये सम वाला, तो इसमें भी दिख रहा है लेकिन एरो ऐसे ही नहीं है, इसमें भी दिख रहा है लेकिन एरो यहाँ पर है नहीं, इसमें तो हो ही नहीं सकता, तो यही आपका ऑप्शन बेस्ट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 2 ही से हमने चेक कर लिया, 2 ही से चेक करना भी था और 2 हर हाल में आना भी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, कुछ है ही नहीं इसमें, इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। कह रहा है भारत का संबंध जैसे चीते से है वैसे नेपाल का संबंध किससे होगा, चीता। बहुत बच्चे जानते रहते हैं ना कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु होता है वो शेर होता है, तो उनकी आज मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ, जो दोस्तों शेर नहीं होता है, टाइगर होता है, और टाइगर का अर्थ होता है यही चीता, जिसको हम लोग चीता समझते हैं, चीता भी कह सकते हैं, बाघ भी कह सकते हैं, बाघ भी उसको कहा जाता है। तो ये होता है राष्ट्रीय पशु जो हमारे देश भारत का है, शेर नहीं होता, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जंगल का राजा भले शेर कहा जाता हो, लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो टाइगर है, चीता है। अब वही कह रहा है कि नेपाल का कौन सा है, तो नेपाल का तो पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, पता रहेगा तभी तो कमेंट करेंगे, तभी तो आप बात लगा पाएंगे। तो आप दिमाग में डाल लीजिए, जो राष्ट्रीय पशु भारत का होना चाहिए थे वो राष्ट्रीय पशु नेपाल का हो गया गाय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या करा, दिए गए अक्षर समूह युग्मों में से पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है, यानी पहला अक्षर समूह यहाँ पर देखिए इससे संबंधित है,
उसी तरीके से सेम नियम का पालन करते हुए दूसरा वाला भी तीसरा वाला भी चौथे वाले से ऐसे ही संबंध रखता है। तो कह रहा दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जिसके अक्षर समूह समान तर्क का पालन करते हो, यानी इसी तर्क का पालन करने वाले हमें क्या करने हैं, इस ऑप्शन में से चुन लेना। सबसे पहले हमें जानना है कि इनमें क्या संबंध है। वो संबंध जब तक हमें नहीं पता चलेगा इन दोनों में तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसका बेस्ट तरीका होगा है A to Z 1 से लेकर 26 तक सीधे क्रम उल्टे क्रम सब याद होने चाहिए। तो फटाफट आप कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा लिख दूँ, HTY है, ठीक है, ये संबंध रखता है ZVK से, तो इनकी नंबरिंग कर दीजिए। 8 8 पे, T 20 पे, Y 25 पे, Z 26 पे, V 22 पे, K 11 पे। अगर यहाँ पर हम देखें जैसे H की जगह Z है तो यहाँ पर 8 से 26 हो रहा है, यानी अप्रॉक्स आपका 18 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर T 20 है, 22 है, यहाँ पे तो प्लस 2 ही हो रहा है। ये सेट नहीं हुआ। ऐसे अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो कहते हैं उंगली को टेढ़ी कर लो, तो यानी कि सीधे से ना निकल रहा है तो उल्टा कर दीजिए, यानी कि पहले वाले का लास्ट वाले से लगाइए नियम। 8 से 11 प्लस 3, फिर T का V से निकालिए प्लस 2, फिर Y का Z से निकालिए प्लस 1, यानी कि इसमें प्लस 3 हुआ, इसमें प्लस 2 हुआ, प्लस 1 हुआ, इस क्रम में हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही चेक कर लेंगे, जैसे K 11 पे होता है, U आपका 21 पे होता है, Y 25 पे होता है, तो Z आपका 26 पे होता है, आपका W किस पे होता है दोस्तों, 23 पे होता है, और N आपका 14 पे होता है। तो यहाँ पे देखिए K से N बन रहा है, यानी कि इसमें प्लस 3 हो रहा है। U आपका कितना 21 है, उसकी जगह W 23 बन रहा है, यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, और Y 25 है, Z 26 हो रहा है, यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है। इसी क्रम वाला, इसी सेम लॉजिक तर्क वाला हमें क्या करना, ऑप्शन से चेक कर लेना फटाफट। जैसे यहाँ पर देखिए ABG है, तो A पहले स्थान पर है तो हम लास्ट वाले को देख लेते हैं, D चौथे स्थान पर, प्लस 3 मिल गया पहला, चलिए ठीक है, अच्छा है। फिर उसके बाद B है, B दूसरे पे, और C क्या थे, C तीसरे पे, यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि उसके बाद प्लस 2 होना चाहिए था और लास्ट वाले में प्लस होना चाहिए था, ये तो फेल हो गया। अब इसको देख लेते हैं कि 11 पे है, L 12 पे, चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, ये तो पहले ही फेल हो गया, प्लस 3 होना चाहिए लास्ट वाले में। अब यहाँ पर इस वाले में देख लेते हैं, इस वाले में थोड़ा कलर चेंज कर दूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। A1 पे ठीक है, D 4 पे, चलिए ठीक है, प्लस 3 हो गया। E आपका है, G है, E आपका दोस्तों कितने पे होता है, आप कहेंगे 5 पे, G आपका कितना होता है, आप कहेंगे 7 पे, चलिए यहाँ पे प्लस 2 हो गया। D और E, D आपका चौथे पे, E 5 पे, प्लस 1 हो रहा है, यानी कि B ऑप्शन आपका परफेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको हिंट करता है एग्जामिनर, उस पर ध्यान दे करके क्वेश्चन को, हालांकि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं यही है, लेकिन लंबा चौड़ा लिखा है, थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ आपको, एग्जाम में आए तो ज़्यादा आपको पढ़ना ना पड़े, वरना यहाँ पे टाइम भले लग जाए, एग्जाम में टाइम आपको बचानी है, वहाँ पे बच जाए। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी, यानी कि पहले का संबंध जैसे 10 से है, 3 का संबंध जैसे 18 से, वैसे 9 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, पहले का मतलब ये नोट जो लिखा हुआ है, नोट क्या कह रहा है, संक्रियाएं संख्याओं को उनके संगठक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरणतः अगर 13 पर किए जाने वाली संक्रिया जैसे जोड़ घटाना गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। 13 को 1 3 में विभक्त करने पर या फिर 1 3 पर घातीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 से 10 बन रहा है, 1 से 10 बन रहा है, इसके कहने का मतलब ये है कि 10 में या 1 में किसी संख्या से हम गुणा करके या उसमें जोड़ करके ऐसे 1 से 10 बना सकते हैं या 10 से 1 बना सकते हैं, 10 में किसी संख्या से भाग दे करके। हमें ऐसे एक नहीं बनाना है कि 1 में दोनों अंकों को जोड़ दें, 1 + 0 = 1 बन जाए, या कोई ऐसा तर्क लग जाए कि 1 में 0 का गुणा करके बना दे, यानी अंकों को विभक्त करके। जैसे 18 है तो 1 और 8 को अलग अलग करके, बहुत ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, आपको अगर करते होंगे तो आपको पता होगा। इनको अलग अलग विभक्त करके हमें नहीं सॉल्व करना है, बल्कि इन्हीं में ही या 3 या 18 से 3 बनाइए या 3 से 18 बनाइए, उन्हीं में ही कुछ अलग संख्या से गुणा भाग करके बनाना है, न कि इनके अंकों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हमें फिर उसमें कोई ट्रिक लगा के बनानी है। तो वो काम नहीं करना है कि इनके अंकों को विभक्त करना है। तो अगर ये हिंट लिखा हो, ये नोट दिया हुआ, तो दोस्तों ये गलती मत कीजिएगा कि इनके अंकों को अलग अलग क्या कर दें, पार्ट में बांट दें, उसके बाद उसमें लॉजिक लगा। नहीं, डायरेक्ट इसमें कोई अपने दिमाग से लॉजिक लगाइए। 1 से 10 आप कैसे बना सकते हैं, एक तरीका ये है 1 से 10 बनाने का कि 1 में 10 का गुणा कर दें। 1 में अगर देखिए आपको यही भी पता है कि दोस्तों अगर आप किसी भी संख्या का पहले पार्ट में गुणा भाग जो भी करते हैं, सेम हम काम अगले पार्ट में भी करेंगे। अगर हम 1 का 10 में गुणा कर देते हैं तो 10 हो जाएगा, फिर 3 में भी 10 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 18 तो आएगा नहीं। अब कैसे 1 से हम 10 बना सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। देखिए 1 में अगर हम 4 का गुणा करके 6 जोड़ दें तो दोस्तों 10 बन जाएगा। बात तो सही है। सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। जैसे 3 है, 3 में क्या करेंगे हम, 3 में 4 का गुणा करेंगे और 6 जोड़ेंगे तो 18 आ जाना चाहिए। 4 3 12 6 18 आ गया, यानी कि एकदम सही है, बिल्कुल कहीं से दिक्कत नहीं है। ऐसे 9 में क्या करेंगे, 9 में भी 4 का गुणा करेंगे और 6 जोड़ देंगे। 9 चौको 36, 36 6 42। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अगली आकृति क्या होगी। जैसे कह रहा है कि यहाँ पर पहली आकृति वर्ग थी, दूसरी आकृति वर्ग के अंदर क्या है, तीन रेखाओं को खींच दिया है। ऐसा ही आपकी एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में क्या करेंगे, तीन रेखाओं को खींच देंगे। मुझको तो यही लग रहा है, खींच दीजिए, तो बहुत आसान, कुछ था ही नहीं। यानी पहली आकृति का सामंजस्य दूसरी से, तीसरी का चौथी से कैसे होगा, वही मतलब है। तो इसमें तो 2 ही रेखाएं, बात नहीं बनेगी। इसमें 3 से ज़्यादा है, बात नहीं बनेगी। इसमें देखिए दोस्तों 3 रेखाएं, बिल्कुल बात बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे 3 रेखाएं खींचने से वर्ग क्या हुआ है दोस्तों, 6 भागों में बढ़ गया है। इसी तरीके से त्रिभुज में हमने जब 3 रेखाएं खींची, सी वाले में देखिए, तो त्रिभुज भी क्या हुआ, 6 भाग में बढ़ गया है। बाकी किसी में ज़्यादा या किसी में कम है, तो इस रूल को फॉलो करेगा, वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो है किस में दिया हुआ, किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच में है। यानी यहाँ पर देखिए एक एक कोष्टक में अलग अलग सेट बना हुआ है। इस सेट को हमें पहचानना है कि किस तरीके की लॉजिक, किस तरीके की ट्रिक, किस तरीके का कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है। जैसे 343 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 13 आ गया। देखिए कि अगर आपको 1 से 20 तक का, 20 क्या मैं कहूँगा 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 30 तक का क्यूब नहीं याद है, तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ना करें तो बेहतर है। क्योंकि अगर याद नहीं है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा आपकी तैयारी करने। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए इतने। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस वर्ग वाले पे, क्यूब वाले पे करेंगे तो बहुत ईजिली याद होंगे, ऐसा याद होंगे कि कभी भूलेंगे ही नहीं। और रट्टा मारेंगे तो भूल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 343 अगर देखते हैं तो आप कहेंगे कि ये तो 7 का क्यूब होता है, बिल्कुल बात सही। और 36 आप देखेंगे तो कहेंगे 6 का स्क्वायर होता है। अब 13 ना किसी का क्यूब है ना किसी का स्क्वायर है, ये तो एक प्राइम नंबर दिया हुआ है, मामला फंस गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 7 और 6 है इनका फिर से क्यूब और स्क्वायर हटा करके जोड़ा गया तो ये 13 बन गया। चलिए सेम लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे 64 देखिए, 64 आप कहेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर तो क्यूब बन रहा था। तो हम पहली संख्या जब ये 343 क्यूब बनी है तो इसको भी हम क्यूब ही बनाएंगे। तो 4 चौको 16 चौको 64, ये 4 का क्यूब हो जाएगा। और यही आपका 16 जो है ये 4 का स्क्वायर भी हो जाएगा। लेकिन हमें क्यूब स्क्वायर हटा करके सिर्फ बेस को जोड़ देना है। 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बात बिल्कुल सही हो रही है। ऐसे ही 27 3 का क्यूब है, और दोस्तों 25 5 का स्क्वायर। इनके बेस को हटा करके सिर्फ बेस को जोड़ देंगे, स्क्वायर क्यूब को हटा देंगे, तो 5 3 8 जो कि आपका दिया हुआ है। अब यही लॉजिक सेम लगानी है। अब यहाँ पर देखिए 28 जो दिया हुआ, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 28 जो दिया हुआ पहली संख्या ना किसी का ना स्क्वायर, फटाफट गलत काटिए। 81 जो दिया हुआ है वो किसी का क्यूब नहीं है बल्कि स्क्वायर है, इसको भी गलत काटिए। 216 किसी का क्यूब है, आप कहेंगे किसका, मैं कहूँगा 6 का क्यूब है। 64 आप कहेंगे 8 का स्क्वायर है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14 आ गया, लास्ट वाला तीसरा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से ट्रिकली आप ऑप्शन से चेक करके सेकंडों में सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस खुद से कीजिए दोस्तों, सिर्फ यूट्यूब पे ना देखिए। यहाँ कह रहा है कि यदि a बराबर 36 h बराबर 19 तो फैशन को क्या लिखा जाएगा, उसी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है जिस कोड भाषा में को हमने 26 लिखा, जिस कोड भाषा में 19 लिखा, उसी कोड भाषा में फैशन को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ए पहले नंबर पर होता है, लेकिन यहाँ पर नंबर दिया हुआ 26, यानी कि इसका उल्टा क्रम दिया हुआ है, क्योंकि इसका उल्टा क्रम ए का होता है जेड। इसी तरीके से एच पे ध्यान दीजिए, एच होता है दोस्तों आपका चौथे स्थान पर, 8वें स्थान पर, लेकिन इसका ये अपोजिट नंबर दिया हुआ 19, क्यों 19वां एस होता है और एच का अपोजिट होता है एस, यानी उल्टे क्रम वाला दिया हुआ। तो वही काम हम यहाँ पर कर लेते हैं फैशन का जितना भी उल्टा नंबर है लिख लेते हैं। आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। एफ का उल्टा यू होता है, ए का उल्टा जेड, एस का उल्टा एच, एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर, ओ का उल्टा एल, एन का उल्टा एम। बस नंबरिंग कर दीजिए। बाय ये होता है यू 21 पे, जेड 26 पे, एच 8 पे, एस 19 पे, आर 18 पे, एल 12 पे, एम 13 पे। अब देखिए किसके लास्ट में 13 है, ऑप्शन सी के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम चयन कीजिए, जो इसमें असंगत है विषम उसको चयन करना है। सबसे पहले तो आपको केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। तो वैसे भी इंटर के बाद ही तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं इंटर से पहले कर रहे होंगे, तो इंटर का एग्ज़ाम दे ही करके कर रहे होंगे। तो दोस्तों इतना तो केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज होगी ही होगी, आवतसाड़ी की नॉलेज तो होगी ही होगी। इतना तो पता होगा एस आई को क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि सिलिकॉन कहते हैं। पी को पता होगा, आप कहेंगे फास्फोरस। जी को आप जानते हैं क्या कहते हैं, जर्मेनियम। और एस को आपको जानते हैं आर्सेनिक कहते हैं। अब यहाँ पर बात वो नहीं है, बात यह है कि आखिर इसमें हम भिन्न को कैसे चुनेंगे। तो अगर आप धातु, धातु, अधातु, अधातु और उपधातु के बारे में जानते होंगे तो आपको फटाफट पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा विषम है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक
ये तीनों के तीनों उपधातु आते हैं, जबकि फास्फोरस जो होता है ये अधातु है। तो यहाँ पर फास्फोरस क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मजेदार था ये भी। नेक्स्ट अगला कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर कह रहा है कौन सी संख्या आएगी। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि सभी बच्चे आप जानते हैं कि इसके पैटर्नों को समझना रहता है। जैसे 87 से 88 बना, सभी ये सोचेंगे +1 हुआ है। फिर 88 से 80 आप कहेंगे -8 हुआ है। फिर आपका 80 से 107 यानी कि अप्रॉक्स 20 और 27 हो रहा है। फिर उसके बाद 43 बहुत घट रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसे घट बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और ध्यान देने का मतलब 107 से जब 43 हुआ तो कितना घटा होगा। मान लीजिए 7 ये घटा और यहाँ पे 57 ये घटा, 57 और 7 64 घटा। यानी कि पहले में क्या हुआ, 1 प्लस हुआ, इस पे ध्यान दीजिए, 1 प्लस हुआ। दूसरे में -8 हुआ, तीसरे में +27 हुआ, चौथे में -64 हुआ। आखिर ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। अभी मैंने क्यूब और स्क्वायर वाली चीज़ बताई थी, बस उसी तरफ आपका भी दिमाग होना चाहिए। जैसे 1 से क्या मतलब है, 1 सोचेंगे 1 होता है क्या, मैं क्यूब और स्क्वायर समझाऊं तो वहाँ पे थोड़ी छोड़िए उसको, दिमाग मत लगाइए। 8 पे आइए, आप कहेंगे 8 2 का क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे -8 दिया हुआ है। तो दोस्तों किसी भी माइनस वाली संख्या का अगर क्यूब करते हैं वो फिर माइनस ही में बन जाएगी, यानी कि -2 का क्यूब करेंगे तो वो 8 ही होगी। लेकिन 27 ये 3 का क्यूब होता है, लेकिन ये पॉजिटिव दिया हुआ तो इसमें माइनस घुसाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरीके से 64 है तो ये -4 का क्यूब हुआ होगा तभी ना 64 बनेगा। यानी कि एक को भी तो हम 1 का क्यूब कर सकते हैं। हो क्या रहा है, +1 का क्यूब, -2 का क्यूब, +3 का क्यूब, -4 का क्यूब, यानी +5 का क्यूब होकर के अगली संख्या आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल। तो +5 यानी 50 25 5 125 में ये 43 आकर के जुड़ जाएगा। 125 में ये दोस्तों क्योंकि पॉजिटिव है, घटाना तो है नहीं, 43 आकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 168। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैंने क्या कहा, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पर इसका आंसर कमेंट कीजिए, आसान है ये, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी गायब है और संख्या भी गायब है, तो यहाँ पे हमें लाना है तो वही ट्रिक लगाइए। जैसे इसमें अक्षर को अलग कर दीजिए और संख्या में अलग लगाइए, दोनों में अलग अलग ट्रिक लगाइए। जैसे L से M बना, M से O, O से R, R से V। तो L आपका 12वें स्थान पर है, M आपका 13वें पे है, O आपका 15वें पे है, R आपका 18वें पे है, V आपका 22 पे है। अब देखिए 12 से 13 +1, 13 से 15 +2, 15 से 18 +3, 18 से 22 +4, यानी कि नेक्स्ट में +5 होगा। यानी 22 में अगर +5 करते हैं तो दोस्तों 27 हो जाएगा। आपका 27वें नंबर पर कोई अल्फ़ाबेट होता ही नहीं है। तो मैंने इसका भी तरीका बताया, जब 26 से ज़्यादा हो जाए, क्या हो, 26 से जब ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे, जो भी आएगा 26 से ज़्यादा, 27 आया तो 26 को उसमें से घटा दीजिए 1। अब 1 जो आएगा यहाँ पे 27 नहीं लिखेंगे, अब 1 लिखेंगे। ठीक है, जब भी 26 से ज़्यादा आएगा तो क्या करेंगे, उसमें से 26 को घटा दीजिए, जो भी संख्या मिलेगी उसको आप लिख दीजिए 1 1। पहले नंबर पर ए आता है, यानी ए ऑप्शन ए में दिया हुआ, सी में दिया हुआ। अब संख्या वाला चुन लेते हैं ताकि हमारा 36 34 में फाइनल हो जाए। यहाँ पे 16 से 20 +4, 20 से 24 +4, 24 से 28 +4, 28 से 32 +4, 32 में फिर +4 ही करेंगे। जब सब में +4 हो रहा है तो ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर ध्यान दे दोस्तों, क्या उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये तो गजब क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है। इस वीडियो का मैं कहूँगा कि बेस्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। ज़रा इसको कीजिए दोस्तों, ज़बरदस्त है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस देखने में ये डायग्राम आकृति ऐसे जटिल बनाया है कि आपका दिमाग घूमने लगा होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन, ये किस टाइप का। तो यहाँ पे थोड़ा सा धुल्ला आपको हो सकता है दिख रहा हो, तो मैं बता दूँ यहाँ पे मिसिंग संख्या यहीं पे निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, दिमाग ऐसे लगाएंगे। अब इसके सीध में जितनी भी ये संख्याएँ हैं, ये जो कॉलम मैंने बना दिया है, इस कॉलम में जैसे हम देखेंगे ये 4 कैसे आए, ये 5 कैसे आए, ये 8 कैसे आए, ये 8 कैसे आए, उसी लॉजिक से ये आप मिसिंग संख्या यहाँ पे निकालेंगे। चलिए ये 4 कैसे आएगा, अगल बगल की संख्याओं से। ये 5 इधर लेफ्ट राइट की संख्याओं से ही आएगा, और कहीं से तो आएगा नहीं, जादू से तो आएगा नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, इस साइड 5 है, इस साइड 3 है, एक तरफ बाईं साइड 5 है, दाईं साइड 3 है। अब 4 लाना है, कैसे लाएंगे, अगर इनको घटाते हैं जोड़ते हैं कैसे भी 4 नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर जोड़ ही लूँ, जैसे 5 3 8, अब 8 आया, 4 लाने के लिए हर हाल में 2 से भाग देना पड़ेगा। चलिए यही लॉजिक सब में अप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड में 1 1 है, लेफ्ट साइड में 5 3 है, राइट साइड में 1 1 है, तो 5 3 8, इधर आपका 8 बन रहा है, इधर का आपका 2 बन रहा है। 8 और 2 को जोड़ करके आधा करेंगे, यानी 10 का आधा 5, बिल्कुल सही है। बीच में देखिए आपको 5 बनता हुआ दिख गया, 5 बनता हुआ दोस्तों दिख गया। चलिए मज़ा आ गई, हमारी लॉजिक मिल गई। चलिए फिर देखते हैं, राइट साइड 3 3 6 1 7, यहाँ पे 7 मिला, इधर देखिए 6 6 1 7 2 9, इधर 9 मिला। दोनों को जोड़ दीजिए, 9 7 16, उसका आधा कर दीजिए 8, देखिए यहाँ पे बीच में 8 ही है,
8 है। यही काम यहाँ पर 4 3 7, 7 2 9, 9 7 16, यहाँ पर भी बीच में 8, दोनों का आधा। यहाँ पर वही काम कीजिए, 9 3 12, यहाँ पर एक है तो दोनों को जोड़ लीजिए, 12 आ जाएगा, 12 का आधा करेंगे तो 6, बस आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। मैंने क्या कहा, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, पहले प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, क्वेश्चन देख करके डरिए मत, ठीक है। स्टार्ट तो कीजिए, अंत तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी। देखिए दिशा दूरी का क्वेश्चन, दाएं साइड पूरब है, बाएं साइड पश्चिम है, ऊपर आपका उत्तर है, नीचे आपका दक्षिण है। इस पे हमारा काम तमाम हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए कह रहे हैं कि शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी है। प्रातःकाल सूर्य किधर से दिखता है, किधर दिखता है, फटाफट बताइए। पश्चिम की तरफ, बताइए दोस्तों, पूरब की तरफ, आपको पता है ना, पूरब इधर है, यानी वो मुख ऐसे करके खड़ी है। ये मान लीजिए उसका मुख है, ये पूरब की तरफ ऐसे मुख करके खड़ी है। शीला क्या कह रहा है, प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी है, यानी वो पूरब की ओर, सुबह शाम की बात करता तो पश्चिम की तरफ मुख रहा है, इसीलिए प्रातःकाल, उस पर सारी चीज़ों पे ध्यान दिया। प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी है, यानी वो पूरब की ओर मुख करके खड़ी है। कह रहा उसने प्रातःकाल सूर्य की ओर चलना शुरू कर दिया, वो सूरज की ओर यानी पूरब की ओर चल रही है। और कह रहे अपने दाईं ओर मुड़ी। अब ये चलते चलते दाईं ओर मुड़ गई, जब पूरब की ओर चलेंगे दाईं ओर मुड़ेंगे तो नीचे आ जाएंगे। किधर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। कह रहा फिर कुछ मिनट चली और फिर वो बाएं मुड़ गई। अब ये नीचे जो मुड़ी है दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा की ओर क्या होता है कि जी अगर वो दाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो आप अपने बाएं मुड़ जाएंगे, अगर वो बाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो आप अपने दाएं मुड़ जाएंगे। वो क्या कह रहा है कि और दाएं मुड़ी, फिर वो कुछ मिनट चली और फिर बाएं मुड़ी, तो बाएं मुड़ रही तो आप क्या करेंगे, आप अपने दाएं मुड़ जाएंगे, आप अपने दाएं मुड़ जाएंगे। दक्षिण दिशा में डायरेक्शन आपका उल्टा हो जाता है, ठीक है। कह रहे उसके बाद 3 मीटर चल करके रुक गई। कह रहा 3 मीटर चल करके वो रुक गई। अब शीला का मुख किस दिशा में, ये दिशा है 60 डायरेक्शन। कह रहा है सभी मोड़ 90 डिग्री, तो हमने तो 90 डिग्री लिया है, हमने तो 90 डिग्री ये मोड़ लिया है डायरेक्शन वाला। दिशा वाला वैसे 90 भी लिया ही जाता है, जब तक वो ना कहे कि 45 डिग्री मुड़िए या जो भी मुड़िए, ठीक है। जब तक वो डिग्री ना डाले तब तक आप 90 ही डिग्री मुड़ेंगे, खुद से जब मुड़ना रहेगा तो। उसके बाद ये आपका देखिए, ये 90 डिग्री आपने मुड़ा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये डायरेक्शन लास्ट में यही वाला है जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया, ये डायरेक्शन वही था जिधर मुख पहले खड़ा था पूरब की तरफ, फिर पूरब की तरफ मुख हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला ब्लड रिलेशन। कह रहे एक महिला की ओर संकेत करते हुए उर्मी ने कहा, उर्मी नाम की कोई लड़की है, लड़का है, जो भी है, उसने क्या कहा, उर्मी ने कहा एक महिला की ओर, मान लीजिए कि ये महिला है, इसकी ओर संकेत करते हुए किसने कहा, उर्मी ने कहा। देखिए ब्लड रिलेशन में कड़ियाँ जोड़ते हैं, कड़ियाँ जुड़ेगी बहुत आसान हो जाएगा और कैरेक्टर में खुद घुस जाइएगा। एक कैरेक्टर में घुसेंगे ऑटोमेटिक सारे रिलेशन आपके दिमाग में घूमने लगेंगे। जैसे उर्मी ने इस महिला की ओर, ये महिला थी, ठीक है, इसके खूबसूरत बाल मैंने बना दिए हैं, इसकी तरफ इशारा करते हुए उर्मी ने कहा वो मेरे पिता के, क्या उर्मी कह रही कि मेरे पिता के, यानी उर्मी के पिता के एकलौते बेटे, एकलौते बेटे यानी एक ही बेटा था, एकलौता बेटा, एक ही बेटा था, एकलौता, ठीक है, एकलौते बेटे के दादी, यानी इसकी दादी की क्या है, बहू है, यानी क्या है, ये बहू है, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, बहू है। कह रहे यह महिला उर्मी से कैसे संबंधित। अब कह रहा है कि ये महिला जो है, ये महिला इस उर्मी की क्या लगेगी, तो निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ चुनिए, यानी ऑप्शन में से चुनना है। तो अब आप एक काम कीजिए, या तो महिला के अंदर घुसिए या तो उर्मी के अंदर घुस जाइए। सपोज कीजिए आप उर्मी के अंदर घुस गए, तो आपके जो पिता का एकलौता बेटा होगा, क्या आपके, क्या कह रहा है, वही ना कह रहा है कि मेरे पिता के एकलौता बेटा, यानी कि आपके जो पिता का एकलौता बेटा होगा। अब बताइए वो कौन होगा, या तो आपका भाई होगा या तो आप खुद होंगे। अगर उर्मी लड़का रहा होगा तो ये बेटा खुद ही रहा होगा इसका। अच्छा, आपके पिता का जो एकलौता बेटा होगा, अगर आप बेटा हैं तो वो आप खुद रहे होंगे, अगर आप बेटी हैं तो ये आपका भाई रहा होगा। दो चीज़ बन रही है, ठीक है, उर्मी से। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसके दादा, जो उसके दादा होंगे वो कौन होंगे, वो कहेंगे वो मेरे पिता के पिता होंगे, वो मेरे पिता के पिता होंगे। उनकी जो बहू होगी, क्या होगी, जो उनकी बहू होगी, दोस्तों ये बताइए वो कौन होगी, दिमाग लगाइए फटाफट। जो उनकी बहू होगी वो कौन होगी दोस्तों, आपके पिता के जो दादा हैं उनकी जो बहू है। अपने दिमाग में तुरंत फिगर बनाइए फटाफट, सेकंडों का आंसर है, बस ढंग आना चाहिए दोस्तों माइंड में, उस तरीके का डायग्राम बनाना जो रिलेशन का होता है। आपके जो पिता के पिता है, यानी आपके दादा की जो बहू है वो कौन होगी, आपकी माँ होगी। और कौन होगी, उसके अलावा कौन होगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, गणितीय संक्रिया का और धमाकेदार क्वेश्चन है। करिए यदि ए का अर्थ जोड़, बी घटाओ, सी गुणन, डी भाग व्यक्त करता है तो इनमें से कौन सा अभिकथन सत्य है।
सत्य है ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। फटाफट क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 को लिख लीजिए। सी का अर्थ गुणन कह रहा है, गुणा बनाइए, फिर दोस्तों 8 है लिख लीजिए। फिर ए का अर्थ क्या कर रहा है, जोड़ जोड़ बनाइए, फिर 8 लिख लीजिए। डी का अर्थ क्या कर रहा है, भाग भाग बनाइए, फिर दोस्तों 8 लिख लीजिए। फिर बी का अर्थ कह रहा है माइनस माइनस बनाइए, 8 लिख लीजिए। और ये बराबर 57 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को, किससे, बोर्ड मास रूल से। और इसको आप बहुत स्पीड से सॉल्व करेंगे तभी जा करके सॉल्व होगा। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन ज़्यादा स्पीड में सॉल्व करने का तरीका भी पता होना चाहिए दोस्तों। कैसे, ऐसे देखिए, आपने फटाफट मान रख दिया। अब पहले भाग को निपटाना है तो हम भाग दे देंगे। 8 एक नया 1 आ गया। फिर उसके बाद हमें गुणा करना है तो 8 64 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो 64 को 1 में जोड़ देंगे 65। यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो 65 में से 8 को घटा देंगे 57 आ गया। पहला ही ऑप्शन हमारा सही निकल गया, हमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर पहले ना निकलेगा, कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि चौथे ऑप्शन में हमें दिखना पड़ता है, तो 3 को तो हर हाल में चेक करना पड़ जाता है। जब तीनों नहीं आएंगे तो चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, उस पर हम टिक लगा देते हैं, ठीक है। फिर चौथे को मत चेक करने लगेगा। तो यहाँ पर तो पहला ही मिल गया, कहीं पहला मिल जाएगा, टाइम बच जाएगी, हमें अन्य को नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगले को देखते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन कह रहा है निम्न के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। उपयुक्त फटाफट क्या कह रहा है, किताबें, खिलौना, बर्तन। देखिए इसमें क्या करना रहता है, हमें एक दूसरे में संबंध देखना है। जैसे किताब का खिलौने से क्या संबंध है, खिलौने का बर्तन से क्या संबंध है, बर्तन का किताब, तीनों में परस्पर रिलेशन देखेंगे। तो अब बताइए मुझको, किताब और खिलौने का कोई संबंध है? खिलौना दूसरी चीज़ है, किताब दूसरी। खिलौने बच्चे खेलते हैं, किताब जो है कम से कम जो समझदार हो जाते हैं बच्चे, जब बड़े हो जाते हैं वो आप किताबें पढ़ते हैं। तो किताब दूसरी चीज़ है, खिलौना दूसरी, तीन, कोई रिलेशन ही नहीं है इनका। अब बर्तन एकदम अलग थलग है, ना खिलौने का बर्तन से संबंध है, ना किताब का खिलौने से, ना किताब का बर्तन से, तीनों अलग अलग है। तो जानते हैं एक के लिए एक सर्किल, एक के लिए एक सर्किल, 3 नाम है, 3 सर्किल ले लेंगे। तीनों में कोई संबंध नहीं तो ऐसे ही हम छोड़ देंगे। अगर संबंध थोड़ा है तो थोड़ा वाला, कम है कम, ज़्यादा ज़्यादा वाला, तो पूरा है तो पूरा वाला बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई तीनों में संबंध नहीं तो ऐसे ही तीनों को छोड़ देंगे। तो तीनों अलग अलग वाला ऑप्शन देख लेंगे। कहीं कहीं ऑप्शन ऐसे भी दिया रहेगा, जैसे तीनों अलग ही अलग रहेगा, ऐसे भी दे देगा जगह की वजह से, ठीक है। कहीं कहीं ऐसे भी दे देगा, कहीं कहीं ऐसे भी दे देगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। ऐसे दे या ऐसे दे, दोनों एक ही चीज़ है। तो ऑप्शन ए में देखिए, क्लियर होगी बात। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार ठीक है सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।